ज़रा सोचिए, आपके सुपरस्टार जिन्हें आप भगवान मानते हैं, जिनकी हर फिल्म आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना नहीं चूकते, क्या हो अगर वही सुपरस्टार किसी को बेरहमी से मार डाले। रिसेंटली एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। 9 जून 2024 चित्रदुर्ग से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास नाले में एक सिक्योरिटी गार्ड ने सुबह सुबह एक लाश देखी जिसे कुत्ते नोच रहे थे। ये मंजर किसी की भी रूह कँपा सकता है, लेकिन असली सन्नाटा तो तब छाया जब पता चला कि वो लाश एक ऐसे शख्स की थी जिसकी मौत के तार एक फेमस फिल्म स्टार से जुड़ते थे। कैसे एक साधारण इंसान रेणुका स्वामी, जिसे हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, एक ऐसा मोहरा बन गया जिसे सुपरस्टार दर्शन और उनकी कथित गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के गुस्से और प्लानिंग ने बेरहमी से ख़त्म कर दिया। ये कहानी है फैंस की अंधभक्ति की, स्टारडम की चकाचौंध की और उस काले सच की जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। ये कहानी हर उस फैन को सोचने पर मजबूर कर देगी जो अपने आइडल को भगवान मानते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द केस ऑफ सुपरस्टार दर्शन। नौ जून 2024 की सुबह सुबह की बात है। बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में सब कुछ शांत था। सिक्योरिटी गार्ड रमेश अपनी ड्यूटी कर रहा था जब उसने नाले के पास कुछ हलचल सुनी। कुछ कुत्ते वहां इकट्ठा होकर कुछ नोच रहे थे और कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। रमेश को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक लाश पड़ी थी जिसे कुत्ते नोच रहे थे। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना समय गंवाए तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की एक टीम तेज़ी से मौके पर पहुंची और लाश को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। तुरंत उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू हो गई। जांच की शुरुआत में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। न तो लाश के पास कोई पहचान पत्र था और न ही कोई ऐसा सबूत जिससे उस डेड बॉडी की पहचान की जा सके। ये एक अनजान लाश थी जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के आसपास होगी। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को खंगाला। उन्हें पता चला कि पास के एक थाने में एक महिला ने अपने 33 साल के बेटे रेणुका स्वामी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेणुका 8 जून से लापता था और उसका फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पुलिस ने तुरंत उस महिला को बुलाया और लाश की पहचान करने को कहा। महिला ने जैसे ही लाश को देखा वो दहाड़ मारकर रोने लगी, क्योंकि वो लाश उसके बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी एक साधारण इंसान था जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग का रहने वाला था, जहां वो अपने माता पिता और अपनी 5 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के साथ रहता था। वो एक अपोलो फार्मेसी में नौकरी करता था। उसका हर दिन का रूटीन लगभग सेम ही रहता था, एकदम सरल और शांत। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को वापस घर आना। लेकिन 8 जून 2024 की सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उस दिन कुछ अजीब हुआ। रेणुका का फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। दिन भर कोई कांटेक्ट नहीं, न काम पर गया न घर वापस लौटा। रेणुका स्वामी गायब हो गया। पुलिस ने इस रहस्यमयी हत्या के मामले की जांच शुरू की, लेकिन मौत का असली कारण तो केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकता था। और जब रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। रेणुका के साथ बहुत बर्बरता से व्यवहार किया गया था। उसकी जुबान काट दी गई थी, उसके बाएं कान को भी काट दिया गया था, यहाँ तक कि उसके जबड़े को भी तोड़ दिया गया था और उसके शरीर पर ना जाने कितनी गहरी चोटें थीं। रेणुका एक ऐसे शांत स्वभाव का इंसान था जिसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही पास्ट में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा था। अब ऐसे में इतनी बर्बरता से उसे कौन और क्यों मारना चाहता था? पुलिस भी इस सवाल से परेशान थी कि आखिरकार किसने और क्यों रेणुका स्वामी को मारा। तारीख 9 जून से बदलकर 10 जून हो गई। पुलिस की बेचैनी बरकरार थी क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सुराग नहीं था जिससे वो हत्यारे को पकड़ सकते। तभी पुलिस स्टेशन में एक घटना हुई जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। 3 व्यक्ति, कार्तिक, केशव मूर्ति और राघवेंद्र, पुलिस स्टेशन पहुंचे। इन्होंने दावा किया और अपना गुनाह स्वीकार करते हुए बताया कि इन्होंने ही रेणुका स्वामी की हत्या की है। जिस मामले में पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था, उसमें अपराधी खुद चलकर अपनी इच्छा से सरेंडर करने आ गए थे। ये पुलिस के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर भी पुलिस ने उनसे पूछा कि क्यों मारा रेणुका स्वामी को। इस पर उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी के साथ उन तीनों का पैसों का लेन देन था, लेकिन जब उसने उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो तीनों ने मिलकर उसे मार डाला। शुरुआत में तो लगा जैसे यह मामला सुलझ ही गया हो, क्योंकि अपराधी खुद इस हत्या की सीधी जिम्मेदारी ले रहे थे। लेकिन शहर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को उन तीनों पर भरोसा नहीं हुआ।
उन्होंने तीनों को अलग अलग बुलाया और उनका क्रॉस इंटेरोगेशन हुआ। उनकी बताई गई कहानियाँ एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी, जिससे ये क्लियर हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे और इन तीनों में से किसी ने भी मर्डर नहीं किया था। पर अब पुलिस के मन में एक नया सवाल घूम रहा था कि ये तीनों झूठ बोल क्यों रहे थे। क्या ये किसी के कहने पर ऐसा कर रहे थे? इसे जानने के लिए पुलिस ने उनके पिछले कुछ दिनों की कॉल डिटेल्स और फ़ोन की लोकेशन पता की। वहाँ से खुलासा हुआ कि उनकी बातचीत में बार बार एक ही नंबर आ रहा था और जब उस नंबर की जांच की गई तो पुलिस वाले खुद हैरान रह गए, क्योंकि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा का था। दर्शन कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ना जाने कितने फ़ैन क्लब्स हैं उनके, और कई लोग तो इन्हें भगवान के बराबर समझते हैं। इन तीनों कातिलों और फिल्म स्टार दर्शन के बीच क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिनों की दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और इस जांच से ये पता चला कि बीते 2 दिनों में इन तीनों कातिलों और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। 9 जून को रेणुका स्वामी की लाश का मिलना, उसके बाद 3 लोगों का खुद आकर गुनाह कबूल कर लेना और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन होना, इन सभी बातों से शायद कोई नया राज ही मिलने वाला था। एसपी को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने तीनों की फिर से एकदम सख्ती के साथ पूछताछ की और इस बार एक कातिल ने खुद को बेनकाब कर दिया और अपना राज बता ही दिया, जिसने पूरी कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। उसने एक ऐसा पर्दाफाश किया जो सबकी समझ से परे था। दर्शन के जीवन में विवादों का सिलसिला हमेशा से बहुत गहरा रहा है। साल 2003 में उन्होंने विजया लक्ष्मी से शादी की और उनका एक प्यारा बेटा भी हुआ। बाहर से देखने पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरारें आने लगी और ये दरारें इतनी बढ़ गई कि 2011 में विजया लक्ष्मी ने दर्शन पर फिजिकल वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा दिया। इस गंभीर आरोप के चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। इसके बाद 2016 में एक और विवाद आया, लेकिन ये मामला आपसी समझौते से सुलझ गया। फिर साल 2021 में एक नया विवाद हुआ जब उन्हें एक होटल में वेटर के साथ मारपीट का आरोप लगा। इसके बाद 2022 में भी एक और आरोप लगा कि दर्शन ने किसी फिल्म प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी दी। 10 साल पहले दर्शन और विजया लक्ष्मी के रिश्तों में आई खटास की असली वजह उनकी जिंदगी में आई पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिज़ाइनर थी, लेकिन उसका सपना था कि वो एक्ट्रेस बनके अपना नाम रोशन करे। अपने करियर की शुरुआत में पवित्रा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो फिल्मों में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही थी, पर जब सफलता उसके कदम नहीं चूमती तब उसने फैसला लिया शादी करने का और एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसके अपने पति से रिश्ते बिगड़ने लगे और पवित्रा ने फैसला लिया कि वो अपनी बेटी के साथ अलग रहेगी। इस दौरान दर्शन अपनी नई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था और संयोग से उनकी मुलाकात पवित्रा से हुई। पवित्रा को फिल्म में किरदार तो नहीं मिला, लेकिन दर्शन से उसकी मुलाकात होने के बाद दोनों की जिंदगी में अनजाने में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई। ये सब कुछ चुपचाप चल रहा था, किसी को पता भी नहीं था कि दर्शन और पवित्रा के बीच की ये नई दास्तान क्या अंजाम ले जाएगी। नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के बर्थडे का एक वीडियो पोस्ट किया जिसने सभी को चौंका दिया। इसमें दर्शन केक कटवा रहे हैं और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जब समाज ने दर्शन और पवित्रा के अफेयर पर नजर डाली तब 2015 से चली आ रही सारी स्पेकुलेशंस को गहराई से समझा। एक वीडियो ने सारे राज खोल दिए। इस वीडियो ने दिखाया कि दर्शन शादीशुदा होने के बाद भी 10 सालों से एक और महिला यानी पवित्रा गौड़ा के साथ एक रिश्ता बनाए हुए थे। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचा दिया और लोगों की प्रतिक्रियाओं में विजया लक्ष्मी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने एक फैमिली फोटो के साथ इस विवाद को और भी तेज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो रेणुका स्वामी के मर्डर केस की चल रही थी, ये कहाँ फैमिली स्टोरी में घुस गया। एक्चुअली इस केस की जड़ ही यही है। वो कैसे, आप आगे की कहानी से खुद ब खुद समझ जाओगे। विजया लक्ष्मी को दर्शन के फैंस ने बहुत सारा सपोर्ट किया जो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत कह रहे थे। पवित्रा को सोशल मीडिया पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपने कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ा। और अब शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रहने वाला एक 33 साल का ये युवक दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। मतलब ये उन फैंस में से एक था जो उसे भगवान की तरह पूजते हैं। सालों से वो हर नई मूवी को पहले दिन पहली शो में देखने जाता था। पवित्रा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उस पोस्ट पर कमेंट करने वाले लोगों में से एक रेणुका स्वामी भी था। वो इस रिश्ते के खिलाफ था और मानता था कि दर्शन, जिसे वो भगवान के बराबर मानता है, वो कभी अपनी पत्नी और बेटे को धोखा नहीं दे सकता।
वो एक फेक आईडी से पवित्रा की हर पोस्ट पर कमेंट करता था, जिसमें वो पवित्रा को अनाप शनाप कहता था और उसके खिलाफ बुरी भाषा में कमेंट करता था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब रेणुका स्वामी ने अपनी मौत से लगभग 2 हफ्ते पहले रेड्डी 2205 नाम के एक अकाउंट से पवित्रा गौड़ा को अपने प्राइवेट पार्ट्स की फोटोज भेज दी और वॉइस नोट में भी आपत्तिजनक बातें कही। पवित्रा ने संयोगवश जब वो मैसेज देख लिया तो उसका गुस्सा इतना भड़क गया कि वो तुरंत दर्शन के पास पहुंची और कहा कि देखो, लोग हमारे रिश्ते को कितना गलत समझते हैं और ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब पवित्रा बार बार दर्शन को उकसाने लगी तो दर्शन ने भी एश्योरेंस दे दी कि वो इसको लेकर जल्द ही कुछ करेगा। पुलिस की तफ्तीश से सामने आया कि दर्शन ने अपने एक एम्प्लॉय पवन को एक फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से चैट करने के लिए कहा और पवन ने किया भी। रेणुका स्वामी ने उस फेक अकाउंट को असली मान लिया और बातों बातों में अपना नाम और एड्रेस बता दिया। एड्रेस पता चलते ही दर्शन ने उसके फैन क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को कहा कि वो रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलोर लेकर आए और इस काम के बदले में उसने उसे 30 लाख रुपए भी दिए। 8 जून की सुबह चित्रदुर्ग में फार्मेसी जाते वक्त रेणुका स्वामी को रास्ते में ही रोक लिया गया और उसे साथ चलने के लिए बोला गया और कहा कि वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे। बस उनसे मिलकर सोशल मीडिया पर जो उसने पवित्रा के खिलाफ गंदे कमेंट्स किए हैं उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर रेणुका स्वामी थोड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो माफ़ी मांगने के बहाने ही सही, कम से कम उसे अपने भगवान से मिलने का तो मौका मिल रहा है। लेकिन उसे क्या पता था, इस माफ़ी के बहाने उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। राघवेंद्र और उसके साथी उसे बेंगलोर के आर नगर में एक कंपाउंड में ले आए और वहीं से उसके लिए असली डरावना खेल शुरू होता है। वो लोग पूरा दिन रेणुका को शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटते रहे। रात को लगभग 3:30 बजे दर्शन अपने दोस्तों के साथ वहां आया। स्वामी ने जब अपने भगवान, अपने हीरो दर्शन को देखा तो उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा जैसे दर्शन अपनी फिल्मों में दुश्मनों से लड़ता है ना, वैसे ही यहाँ भी उसे बचाने आया होगा। पर अफसोस कि दर्शन उसे बचाने नहीं बल्कि और दुख देने आया था। स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा उसी ने हैवान बनकर उसे इतना सताया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्वामी के शरीर पर 15 जानलेवा घाव मिले। एक रिसेंट ऑटोप्सी रिपोर्ट से तो ये पता चला कि रेणुका स्वामी इलेक्ट्रिक शॉक और हेमरेज से मर गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तब वहाँ पवित्रा गौड़ा भी मौजूद थी। इतनी देर तक टॉर्चर को झेलने के बाद आखिरकार रेणुका स्वामी ने दम तोड़ दिया। इधर उसकी वाइफ सहाना लगातार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। उसे यह पता भी नहीं था कि अब उसका पति दर्दनाक मौत मारा जा चुका है और वो अब कभी अपने पति को नहीं देख पाएगी। रेणुका स्वामी की डेड बॉडी को उन लोगों ने गाड़ी में डाला और कामाक्षी पाल्या इलाके के एक नाले में ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। सुबह सिक्योरिटी गार्ड रमेश को लाश मिलती है और 3 अपराधी खुद पुलिस स्टेशन आकर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दरअसल वो 3 आदमी दर्शन के कहने पर अपना जुर्म मानने गए थे। दर्शन ने उन्हें इसके बदले में 55 लाख रुपए दिए थे। दर्शन अपने प्लान को एकदम मजबूत बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। अगर ये 3 अपराधी पुलिस स्टेशन ना जाते तो शायद ही इस केस का पर्दाफाश हो पाता। अब तक इस मामले में पवित्रा गौड़ा और दर्शन को मिलाकर 17 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं और सभी को प्रेजेंटली जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेणुका स्वामी की, एक सीधे साधे इंसान की जो अपने ही आदर्शों की दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमने इस केस की परतें खोली वैसे वैसे हमें समझ आया कि जिस सुपरस्टार को उसने भगवान माना वो असल में एक हैवान निकला। हमने देखा कि कैसे पवित्रा गौड़ा और सुपरस्टार दर्शन के अफेयर ने एक मासूम की जान ले ली। पवित्रा के उकसावे से शुरू हुआ ये मामला इतना भयानक मोड़ ले लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और दर्शन जो पर्दे पर एक नायक बनकर सामने आता था, असल जिंदगी में एक खलनायक निकला। जैसे ही पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया, हर खुलासा पिछले से ज़्यादा चौंकाने वाला था। रेणुका स्वामी की क्रूर हत्या, झूठे कबूलनामे और सुपरस्टार दर्शन का नाम इसमें जुड़ना, ये सब कुछ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगा, लेकिन ये सच था और इसने पूरे कर्नाटका को हिला कर रख दिया। और इस तरह एक साधारण आदमी रेणुका स्वामी की मौत के रहस्यमय और भयानक पर्दाफाश ने एक सुपरस्टार की छवि को ध्वस्त कर दिया। जहां एक तरफ फैंस के लिए उनके हीरो का सच किसी बुरे सपने से कम नहीं था, वहीं दूसरी ओर ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी इंसान के बाहरी रूप से ही उसके चरित्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये केस एक सख्त चेतावनी है कि हमें अपने आदर्शों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि पर्दे पर जो चमकता है वो असल जिंदगी में उतना ही सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे ज़रूर कर लें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन पा सकें। और अगर आपके मन में कोई राय या सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।